हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, जिसका सब्जेक्ट कोड है CS402। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 को कंप्लीट देखने वाले हैं। यूनिट 1 को हम लेक्चर वाइज देखेंगे। ये हमारे यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, एनालिसिस, पूरा एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे काफी डिटेल में। और यहाँ मैंने लिख भी दिया है, जैसे रेफरेंस रिलेशन है तो रेफरेंस रिलेशन से आपका नवंबर जो 2023 में जो पेपर हुआ था वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था रेफरेंस रिलेशन से। क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हो 3 साल जो एग्जाम हुए, 3 साल लगातार पूछा गया है। और बाइनरी सर्च आपका 1 साल पूछा गया था नवंबर 2023 में। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेकरेंस रिलेशन, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड बाइनरी सर्च। क्लियर है? तो ये जो यूनिट 1 है ये मैंने 5 लेक्चर में डिवाइड किया है। तो लेक्चर नंबर 1 जो हमारा होने वाला है वो हम एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में हम रेकरेंस रिलेशन पढ़ेंगे। लेक्चर 3 में हम पूरा डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ेंगे। लेक्चर 4 जो रहेगा वो हमारे स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रहने वाला है। ये लेक्चर हमारा 5 रहेगा, स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये आपका 4 नहीं, ये लेक्चर 5 रहेगा। और लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे, ये हमारा लेक्चर 4 रहेगा। लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च और हीप शॉर्ट के बारे में। क्लियर है? तो यानी 5 लेक्चर्स में हम ये पूरी यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे और बहुत डिटेल में हम इस यूनिट को देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल मल्टी आइटम प्लस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम RGPV के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट लाने वाले और काफ़ी डिटेल में हम लोग आपको कराने वाले और विद PYQs। तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अपने लेक्चर नंबर 1 को। तो मेक श्योर आप यूनिट 1 को कंप्लीट करो और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एल्गोरिथम्स। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम बेसिकली होती क्या है। एल्गोरिथम का सिंपल मतलब क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम्स। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए भी हमारे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? कॉलेज को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उस कॉलेज को विजिट करना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें कंफर्म करना होता है कि हाँ हमें इसे कॉलेज में लेना। उसके बाद फिर आपको फीस देनी होती है, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो ये पूरे एक प्रोसीजर है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही तो है एडमिशन लेने का। इसी तरीके से एल्गोरिथम हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। क्लियर है? अब एल्गोरिथम्स हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एल्गोरिथम हमारे कंप्यूटर को बताती है कि कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम के आंसर को फाइंड आउट करना है। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है? हमारे एल्गोरिथम बताती है हमारे कंप्यूटर को। क्लियर है? तो एल्गोरिथम है क्या? अब लिखा हुआ क्या है? An algorithm is a step-by-step procedure used to solve a problem or perform a test. Algorithm क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, इन विच ऑर्डर टू डू एंड हाउ टू गेट द फाइनल आंसर। ये हमें कंप्यूटर को पहले तो बताएगी क्या करना है, किस तरीके से करना है, और साथ ही साथ वो कंप्यूटर को ऑर्डर भी बताती है कि इस ऑर्डर में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम्स क्या होती है? वो फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम्स। अब आप देख रहे होंगे एल्गोरिथम का क्वेश्चन 2022, 23, 23, 24, 25, 26 ये 2 नंबर में पूछा जाता है हर साल AKTU में कि आप बताएं कि डिफाइन एल्गोरिथम, ये व्हाट इज एल्गोरिथम, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम्स। क्लियर है? अब एल्गोरिथम के क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहला इनपुट। इनपुट यानी जो आपके एल्गोरिथम है वो इनपुट, उसको कुछ ना कुछ यानी टेक सम इनपुट। आउटपुट यानी आउटपुट प्रोड्यूस करना आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिफाइंडनेस। इसका मतलब स्टेप्स जो होते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं वो क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होने चाहिए, यानी कोई भी कंफ्यूजन उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। फाइनाइटनेस यानी स्टेप्स जो है वो फाइनाइट होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए कि हाँ हमें 10 स्टेप में ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 100 स्टेप में हो जाएंगी, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट है। क्लियर है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो आपके स्टेप्स है वो सिंपल होने चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टेप्स तो बता रहे हो, आपने बता तो दिए बट स्टेप्स वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। क्लियर है? तो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम। आई होप आपको क्लियर हुआ कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम के हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या
होती हैं। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एनालाइजिंग एल्गोरिथम्स। अब एनालाइजिंग एल्गोरिथम्स क्या होता है या हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने की। एनालाइज एन एल्गोरिथम्स मीन्स, एनालाइजिंग का मतलब क्या है कि हम उस एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी को चेक करें कि वो एल्गोरिथम हमारा कितना अच्छा है। ठीक है, बेस्ड ऑन टू क्राइटेरिया होते हैं, टाइम एंड मेमोरी। टाइम का मतलब क्या है कि हमारी जो एल्गोरिथम है वो कितना टाइम ले रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो हमारी एल्गोरिथम कितना मेमोरी को यूज़ कर रही है। जब हम एल्गोरिथम्स को रन करें तो वो कुछ ना कुछ तो मेमोरी लेगी, तो वो कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है जब हम उस एल्गोरिथम्स को रन कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा एनालाइजिंग ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, कि एनालाइज कर रहे हैं कि एल्गोरिथम विच वन इज़ बेटर। अब एनालाइजिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मेरे पास दो प्रॉब्लम है, एक एक तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे पास दो एल्गोरिथम है। टेकिंग एन एग्जांपल कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के मेरे पास दो एल्गोरिथम है, एल्गो 1 और एल्गो 2। ठीक है, मेरे पास दो एल्गोरिथम्स है। अब मुझे चेक करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एल्गोरिथम 1 यूज़ करूँ या एल्गोरिथम 2 यूज़ करूँ, कौन सी अच्छी है, कौन सी एफिशिएंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एल्गोरिथम्स को एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि इन दोनों एल्गोरिथम में से मेरी बेस्ट एल्गोरिथम्स और एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, तो इसलिए हम एनालाइज करते हैं एल्गोरिथम्स को, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ, बेस्ट एल्गोरिथम्स को फाइंड आउट कर पाएँ। अब हमारे एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं, टाइम और मेमोरी, कि हमारी एल्गोरिथम्स कितनी फास्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और कितनी मेमोरी वो ले रही है जब वो उस एल्गोरिथम्स को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि टू एल्गोरिथम में सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बट वन मे बी फास्ट, वन मे बी यूज लेस मेमोरी। एल्गोरिथम एनालिसिस अस हेल्प अस टू चूज द बेस्ट वन। जैसे मैंने आपको बताया कि दो एल्गोरिथम्स हैं, तो कौन से बेस्ट है, तो उसके लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि एल्गोरिथम्स क्या होती है, एनालाइजिंग क्या होता है, एल्गोरिथम्स को हम एनालाइज क्यों करते हैं। एंड एनालाइजिंग के दो क्राइटेरिया हमारे क्या हैं, टाइम और स्पेस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम, कि कितना वो टाइम ले रही है, मेमोरी यानी वो कितनी मेमोरी ले रही है। अब टाइप ऑफ एनालिसिस दो टाइप के वही आ गए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ये बताती है कि कितना टाइम ले रही है एल्गोरिथम्स रन होने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि मेमोरी कितनी नीडेड है उस एल्गोरिथम्स को रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको पता है कि जैसे मेरे पास कोई प्रोग्राम है, लाइक मेरे पास एक एल्गो लिखे हुए है कि टेक ए एंड बी। सबसे पहले हम ए और बी को लेंगे, फिर एक सी वेरिएबल लेंगे, ए प्लस बी कर देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे सी को। सिंपल है, सिंपल एल्गोरिथम्स लिखिए। तो अगर मैं बताऊं कि इसके अंदर कितनी मेमोरी यूज होगी, तो सिंपल है, ए बी और सी मेरे पास ये तीनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इन जब मैं इस एल्गोरिथम्स को रन करूंगी तो इन वेरिएबल्स को क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सिंपल मेमोरी यानी स्मॉल मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। स्मॉल मेमोरी तो चाहिए, तीन वेरिएबल को कितनी ही मेमोरी चाहिए होगी, थोड़ी सी मेमोरी चाहिए होगी। तो ये मुझे किससे पता चला कि कितनी मेमोरी मुझे इसमें चाहिए, वो मुझे किससे पता चला कि मैं इसमें कितने वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, एल्गोरिथम में कितने फंक्शंस यूज़ कर रही हूँ, कितने एरे यूज़ कर रही हूँ, कितने फंक्शंस कॉल यूज़ कर रही हूँ। उसकी हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम्स के अंदर हमें कितनी मेमोरी यूज़ होगी। क्लियर है। अब मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक तो हमारी होती है फिक्स्ड, एक होती है हमारी वेरिएबल। ठीक है, आपको ऐसे बता देती हूँ। फिक्स का मतलब क्या है कि जो मेमोरी हमें ऑलवेज नीडेड होती है। आप कोई भी एल्गोरिथम्स को रन करें, कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो हमें हमेशा रिक्वायर्ड होती है, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड, कि ये फिक्स है। आपको इतनी भी एल्गोरिथम्स ले आओ, कितनी भी बड़ी एल्गोरिथम ले आओ, इतनी तो हमें मेमोरी चाहिए होती है उसको रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फिक्स। वेरिएबल का मतलब क्या है कि मेमोरी चेंज होती है इनपुट साइज के बेस पे। एरे आपको पता है ना, अगर मैं एरे के अंदर मेरे 50 एलिमेंट्स हैं, तो मेरी जो मेमोरी है कितनी लगेगी, 50 लगेगी। बट अगर मैं इनपुट साइज अगर मैं डिक्रीज कर दूँ, 100 कर दूँ, तब मुझे कितनी लगेगी, 100 मेमोरी लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेमोरी है ये क्या है, वेरिएबल मेमोरी है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनपुट को इंक्रीज कर रही हूँ या डिक्रीज कर रही हूँ तो मेरी मेमोरी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं फिक्स और इसको बोलते हैं वेरिएबल मेमोरी। ठीक है, मैंने बस आपको बता दिया है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या बताता है कि अगर हम इनपुट साइज का जो हमारे इनपुट है उसका साइज को इंक्रीज कर दे तो हमारे एल्गोरिथम पे क्या असर पड़ेगा, उसके टाइम पे क्या उस अफेक्ट पड़ेगा उसका, दैट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इनपुट साइज, जो हम इनपुट साइज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली स्मॉल एन से।
ठीक है। अब कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने बहुत पढ़ी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n होती है, log n होती है, ये O ऑफ 1 होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जैसे कांस्टेंट O ऑफ 1। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं एक एग्जांपल के, तो हम समझेंगे कि O ऑफ 1 का मतलब क्या है। O ऑफ log n, O ऑफ log n कौन सी होती है हमारी लॉगरिथमिक। O ऑफ n कौन सी होती है हमारी लीनियर। O ऑफ n log n कौन सी होती है हमारी लीनियर अर्थमेटिक। O ऑफ n स्क्वायर को होती है हमारी क्वाड्रेटिक। O ऑफ 2 की पावर n क्या होती है हमारी एक्सपोनेंशियल। तो ये कुछ हमारी कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हम यूज करते हैं। क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला है हमारा कि हमारे पास प्रिंट A0। A0 का मतलब क्या है कि एरे के अंदर जो हमारा इंडेक्स 0 पे है वो एलिमेंट को आप प्रिंट कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि कोई मैटर ही नहीं है कि वो एलिमेंट कितना बड़ा है। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4। ठीक है, ये 0 पोजीशन 1 2 3 4, इसके अंदर 100 है, इसके अंदर 200 है, यहाँ 20 है, 10 है, और यहाँ मेरा 50 है। अब मैंने क्या करा कि जो मेरा ARR है, ARR की 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है आप उसको प्रिंट कर दो। तो क्या एलिमेंट है मेरा 100 है। अगर मैं इसे एक 0 बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जितना 0 में टाइम लगेगा, वो सॉरी जितना मुझे 100 को एक्सेस करने में टाइम लगेगा उतना ही मुझे 1000 को लगेगा, उतना ही मुझे 1 लाख को लगेगा, उनके इतना ही मुझे 1 बिलियन को लगेगा। मैटर नहीं करता कि आपका जो ए ऑफ जीरो पे एरे ऑफ जीरो पे कितना बड़ा एलिमेंट है, कोई मैटर नहीं करता। बस हमें क्या करना है, वहां जाना है और वहां से उस एलिमेंट को प्रिंट कर देना है। तो दैट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि नो मैटर हाउ बिग इनपुट इज, इट टेक सेम टाइम। हमारा इनपुट जो ए ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है वो 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें जितना टाइम ए ऑफ जीरो पे 100 को एक्सेस करने में लग रहा है उतना ही मुझे 1000 को लगेगा, उतना ही मुझे 10,000 को लगेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हो 4 int i = 0, एक लूप चला है 0 से n तक और i++ और i की वैल्यू को हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो अब जो भी जब भी लूप आता है हम देखते हैं कि लूप हमारा कहाँ तक चल रहा है। लूप हमारा 0 से कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। तो हम लूप कितना रन करा रहे हैं, कितने टाइम रन करा रहे हैं लूप को, n टाइम रन करा रहे हैं। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n। क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी, हमारे पहला नेस्टेड लूप है, ये लूप के अंदर लूप, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। पहला लूप चला आई 0 से n तक, इसी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई n। फिर जे चला 0 से n तक, इसी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई n। अब टोटल अगर मैं इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो n इंटू n यानी n²। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी, O ऑफ n²। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिए हैं जिसकी हेल्प से आप समझ पाओगे कॉम्प्लेक्सिटी का जो मतलब है वो है क्या। अगर हम O ऑफ 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट है। बट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हम कोई भी मैटर नहीं करता कि आपके जो इनपुट है वो कितना बड़ा है, हमें टाइम सेम ही लग रहा है 100 को भी एक्सेस करने में, 1000 को भी एक्सेस करने में। क्लियर है। O ऑफ n का भी मैंने बताया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करके हम बता पाते हैं कि हमारे प्रोग्राम की कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा मेजर करती है कि हमें कितना मेमोरी यूज होगी इस एल्गोरिथम्स को रन करने के लिए। मेरे पास एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताएगा कि इस एल्गोरिथम्स को रन करने के लिए आपको कितनी मेमोरी यूज होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंटीजर लिया एरे ए, जो है ये एरे का नेम है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कितना स्पेस लगेगा, 100 मेमोरी स्पेस लगेगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 100 मेमोरी स्पेस आप समझ पा रहे हो, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है कि इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, फिर आओ उसे 100 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल बता रही हूँ कि अगर हमारे पास 100 एलिमेंट है तो मुझे 100 मेमोरी लोकेशन चाहिए जहाँ मैं उस एलिमेंट्स को रख सकूँ, दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इनके भी हमारे 3 केसेस होते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या है कि मुझे सबसे मिनिमम टाइम लग रहा है, सबसे मिनिमम टाइम लग रहा है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। टेकिंग एन एग्जांपल कि मेरे पास ये एरे है, एरे के अंदर 1 2 3, यहाँ मेरे पास 10 है, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 25 है। ठीक है, 0 1 2 3, और जो मुझे फाइंड करना है एलिमेंट वो क्या है मेरा 10 है। अब मैंने क्या करा, मैं
जैसे ही मेरे पास ये एरे आया तो मैंने स्टार्ट किया और मैंने देखा कि मेरी फर्स्ट पोजीशन पे ही मुझे मेरा एलिमेंट मिल गया जो मुझे फाइंड करना था। तो मुझे टाइम कितना लगा, सबसे मिनिमम टाइम। मैं स्टार्ट हुई, मुझे तुरंत के तुरंत मिल गया वो एलिमेंट। तो दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस। समझ आया आपको? बेस्ट केस। एवरेज केस क्या है कि मुझे 10 को सर्च करना है, यहाँ मेरा 50 हो गया, यहाँ मेरा 100 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, 25 हो गया, यहाँ 50 हो गया। ये दैट इज कॉल्ड एवरेज केस। मैंने स्टार्ट किया, मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं मिला, सेकंड पे नहीं मिला, मुझे थर्ड पे मिल गया। यानी एवरेज टाइम लगा मुझे, ठीक ठाक लगा। वर्स्ट केस कितना, वर्स्ट केस क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, यहाँ 10 है, मुझे 10 को फाइंड आउट करना है। मैंने स्टार्ट किया यहाँ से और मैंने पूरा एरे को ट्रेस कर लिया, पूरे एरे पे मैंने एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया, मुझे लास्ट पोजीशन पे वो एलिमेंट मिला। दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस। कि जितना पूरा इसका साइज था, मैंने पूरे साइज में जितने भी एलिमेंट है सबको चेक किया, मुझे सबसे लास्ट में जाके वो एलिमेंट मिला। दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस, जिसमें हमें मैक्सिमम टाइम लगता है। इसमें एवरेज टाइम लगता है, इसमें हमें सबसे मिनिमम टाइम लगता है। क्लियर है? तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है कि बेस्ट केस का मतलब क्या है, एवरेज केस का मतलब क्या है, वर्स्ट केस का मतलब क्या है। तो बेस्ट केस आपको समझ आया कि मिनिमम टाइम, एवरेज केस नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम कि हाँ इतना लग जाएगा, वर्स्ट केस मैक्सिमम टाइम। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब क्या होती है। तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ हमने क्या देखा, इसमें जो हमारे टॉपिक्स है उनको डिटेल में देखा और काफी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने ये समझा और हमने एग्जाम्पल भी समझे कि हमारे पीवाईक्यू में किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही और सब्जेक्ट्स आपके लिए लाने वाले हैं विद पीवाईक्यूज। और अगर इम्पोर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो कंप्लीट नोट्स हैं हमारे, जब लेक्चर सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यूनिट वाइज नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जो आपको मिलेगी हमारे मल्टी आइटम एप्लीकेशंस पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वो लिंक पे क्लिक करना है और आप प्ले स्टोर से हमारे मल्टी आइटम्स को डाउनलोड, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। और इंटर्नशिप, जॉब एंड हैकेथॉन अपडेट्स के लिए हमारे एक चैनल है मल्टी आइटम्स करियर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वहाँ डेली इंटर्नशिप, जॉब एंड हैकेथॉन अपडेट्स लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।